लोगों से यही कहिए कि लोकतंत्र बचाइए, नहीं तो ये देश नहीं बचेगा। आपको इस देश को बचाने के लिए सड़क पे उतरना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये कहा कि जो चुनावी प्रक्रिया है वो ठीक है, वो पारदर्शी है और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और जो लोग इलेक्शन में जीतते नहीं हैं वो उस पारदर्शिता को, उस प्रोसेस को अब्यूज़ कर रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वो सफाई जो थी वो कहीं न कहीं अधूरी रह गई। प्रेस के सवाल, देश के मतदाताओं के सवाल और देश के नागरिकों के बहुत सारे प्रश्न वो उसका जवाब नहीं दे पाए और जिस वजह से हम लोगों को ये मोर्चा बनाना पड़ा और देश में ये बात सही हो गई। सबने कहा कि मान लीजिए अगर इलेक्शन प्रोसेस में जो मतगणना की गिनती है वो अगर मेरी पर्ची, मेरा बैलेट या वो पर्ची से नहीं की जाती है या बैलेट को काउंटिंग नहीं किया जाता है फिज़िकल, तो ये एक बहुत बड़ा आघात पहुंचाएगा देश की डेमोक्रेसी को। उसके कुछ उदाहरण अभी मेरे साथियों ने दिए, मैं भी उनको रिपीट नहीं करूंगा, पर मैं ये ज़रूर कहूंगा कि जिस तरीके से देश के एक स्टेट के सीएम को एक कार्यवाहक सरकार ने, ये मोदी सरकार कार्यवाहक सरकार है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने किसके कहने पर ईसीआईआर फाइल की और एक संविधान के चुने मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। ये तो वही बात हुई कि 350 करोड़ का लिकर स्कैम और उसमें कोई ना सबूत है, ना मनी ट्रेल है, ना कोई एविडेंस है, सिवाय एक बयान के और कुछ भी नहीं है। और उसके बाद जब उसकी हाई कोर्ट में सुनवाई आ जाती है तो मेरे साथी वकील साहब इस बात को एग्री करेंगे कि वो 600 लोगों का सिग्नेचर कैंपेन चला देते हैं उस ध्यान को भटकाने के लिए। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड पर जब खुलासा आया तो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया और जब उनकी सुनवाई हाई कोर्ट में आई तो उसमें 600 लोगों का सिग्नेचर कैंपेन लगा के एक बेंच फिक्सिंग का मामला बताया गया, जबकि ये मैच फिक्सिंग किसके कहने पे की जा रही है और क्यों की जा रही है, ये देश के किसान, देश के श्रमिक और देश के नागरिक और देश के मतदाता सब देख रहे हैं। अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है इस देश में और इस देश में एक अभिव्यक्ति की आज़ादी भी नहीं है कि हम अपनी बात को अपने चैनलों के माध्यम से, अपने टेलीविज़न के माध्यम से या लोगों से कर सकें। बहुत सारे लोग हम पर आए, हमसे ये तक पूछा कि आप क्या करेंगे इस चुनावी प्रक्रिया को बदलने के लिए। तो हमने सबसे यही कहा कि हम कोई हिंसा का प्रयोग नहीं करेंगे, हम अहिंसा से इस देश के नागरिकों का हक उनको वापस दिलवाएंगे। आर्टिकल 21 में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और जो उस आर्टिकल 19 में आज हम BR अम्बेडकर भवन में बैठे हैं, तो इस संविधान को बचाने के लिए चाहे हमें अपनी जान भी निछावर कर देनी पड़ेगी तो हम करेंगे। देश के किसान, देश के श्रमिक और देश के मतदाता और देश के नागरिक जो प्रथम नागरिक हैं इस देश के, वो इस देश का मुस्तकबिल डिसाइड करेंगे। और चूँकि किसानों की बातें, ये सरकार 2014 में MSP का वादा करके आई थी। जब चीफ मिनिस्टर थे मोदी जी तो उन्होंने कहा था, वो MSP कमेटी के चेयरमैन भी थे मुख्यमंत्रियों की, उन्होंने ये कहा था कि मैं जैसे ही सत्ता में आऊँगा MSP दूंगा, किसानों की आय 2022 तक दुगनी करूँगा और मनरेगा मजदूरों को भी जैसा काम मिलता आया है, चलता आया है, वो चलता रहेगा। आज की डेट में सबसे कम मजदूरी गुजरात, यूपी और मध्य प्रदेश में है, जो कि 300 रुपये से भी कम है। तो आप देख लीजिए डबल इंजन की सरकार इस देश में क्या कर रही है। देश के 10,000 परिवार देश के 70% संसाधनों पे कब्जा पा चुके हैं और देश का 80 करोड़ आदमी 5 किलो राशन पे डिपेंडेंट है। तो ये इस, और कल एक डेटा और आया कि चाइना के बाद हिंदुस्तान तीसरा बड़ा देश है जिसमें बिलियनियर की संख्या या अरबपतियों की संख्या सबसे तेजी से बढ़ी। 96 बिलियनियर नए मुंबई में बने हैं और 55 बिलियनियर दिल्ली से निकल के आए, 56 बिलियनियर। तीसरे नंबर पर मुंबई है और 7वें स्थान पर दिल्ली। तो ये बिलियनियर कैसे बने जा रहे हैं? ये बिलियनियर राज इसलिए है कि किसानों को उनकी आय न मिले,
किसानों को उनकी माकबूल कीमत ना मिले, श्रमिक को 200 दिन का काम ना मिले, 700 रुपये मजदूरी ना मिले, पर उनका शोषण करने वाले कॉरपोरेट्स को सारे संसाधन दे दिए जाएं। कल आपने देखा उड़ीसा में एक और पोर्ट गोपालपुर का अदानी को दे दिया गया। अदानी का पूरा वर्चस्व है, पोर्ट पे ले लीजिए, एयरपोर्ट ले लीजिए, कोल माइनिंग का ले लीजिए। अभी आपने देखा मध्य प्रदेश में फिर से उनको एक प्रोजेक्ट जो है 1400 स्क्वायर किलोमीटर का दे दिया गया है, जंगल का जो प्रॉपर्टी दे दी गई है कोल संसाधनों को और कोल निकालने के लिए। तो ये देश में ऑर्गेनाइज लूट नहीं तो और क्या है। और किसान इसी बात को उठाता आया है कि जो पिछले 30 सालों में जो हुआ उससे ज़्यादा पिछले 10 सालों में किसान का नुकसान हुआ है। उससे 10 साल में हम फिर 20 साल पीछे चले गए। आज की डेट में अघोषित इमरजेंसी है और देश का मतदाता हो, देश का किसान हो, देश का श्रमिक हो, उसको भरोसा नहीं है अगर ये सरकार दोबारा आ गई तो दोबारा इलेक्शन कभी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। क्योंकि आज हम चुनाव प्रक्रिया पे बात ही नहीं कर पा रहे हैं। अगर आज हमें चुनावी प्रक्रिया पे बात नहीं करने दी जा रही है, सोशल मीडिया के थ्रू हमें सेंसर किया जा रहा है और उस पर हमारे कंटेंट पे नरेशन लगाई जा रही है, तो आप यकीन मान लीजिए कि 2024 के बाद ये सब खत्म हो जाएगा। न देश में इलेक्शन होगा, न देश में इलेक्शन कमीशन बचेगा और न देश में किसान बचेगा, न देश का नागरिक बचेगा, न देश का श्रमिक बचेगा। तो हम करेंगे तो करेंगे क्या? तालिबानी रूल हो जाएगा। आपने देखा कि देश में एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है, आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही हैं और ये आतंकवादी घटनाएं हमारी लिबरल डेमोक्रेसी को ख़त्म कर रही हैं। आपने अफगानिस्तान में देखा, आपने पाकिस्तान में देखा, आपने इजिप्ट में देखा, आपने सब मिडिल ईस्ट में देखा, जगह जगह त्राही मची हुई है, यूक्रेन रशिया वॉर हो रही है और सब जगह इसी बात का आ रहा है कि एक्सट्रीमिज्म जो है वो मेन स्टेट हो गया है। और ये एक्सट्रीमिज्म अगर मेन स्टेट हो जाएगा तो देश में अहिंसावादी शक्तियाँ ख़त्म हो जाएंगी, अम्बेडकरवादी शक्तियाँ ख़त्म हो जाएंगी, गांधीवादी सोच ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ लड़ाई झगड़ा रह जाएगा और इस लड़ाई झगड़े में इस देश का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो मैं अपने लोगों से यही गुजारिश करता हूं कि आप इस मैसेज को देश देश में जन जन में पहुंचाइए और लोगों से यही कहिए कि लोकतंत्र बचाइए, नहीं तो ये देश नहीं बचेगा। आपको इस देश को बचाने के लिए सड़क पे उतरना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।